अगर मैं चाहता तो निहत्थे भीड़ को बिना गोली चलाए भी काबू कर सकता था, लेकिन यही भीड़ फिर वापस एकत्रित हो जाती और मुझ पर हंसने लगती, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। यह कहना था कर्नल रेजिनाल्ड डायर का, जिसने कि 13 अप्रैल साल 1919 में ठीक वैसाखी के दिन करीब 1500 से भी अधिक भारतीयों पर सिर्फ इसलिए गोली चला दी क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी भारतीय उसके आदेशों पर हंसे, क्योंकि उसका मानना था कि इंडियंस ब्रिटिशर से इंफीरियर होते हैं और वे ब्रिटिशर पर कैसे हंस सकते हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी हैं जो इस हत्याकांड के बारे में हुई और काफी कम लोगों को पता है। कर्नल डायर, जो कि लगभग 1500 से भी अधिक निहत्थे भारतीयों का हत्यारा था, उसे क्यों इस हत्याकांड के बाद फांसी पर चढ़ाने की बजाय ब्रिटिशर के द्वारा 26,000 पाउंड का इनाम दिया जाता है? और वह डायर कौन था जिसे सरदार उधम सिंह द्वारा साल 1940 में ब्रिटेन में गोली मार दिया जाता है? आज इन सारे सवालों का जवाब आपको आने वाले इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन इसके लिए इस घटना का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में ही सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें। साल 1914 से साल 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में कांग्रेस समेत कई भारतीय सोल्जर ने भी ब्रिटेन का इस युद्ध में इसलिए साथ दिया था क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा भारत को यह प्रॉमिस करा गया था कि अगर भारत ब्रिटेन को वर्ल्ड वार फर्स्ट में सपोर्ट करेगा तो युद्ध खत्म होने के बाद वे भारत को आजाद कर देंगे। अब क्योंकि ब्रिटेन इन 4 सालों के लिए प्रथम विश्व युद्ध में बिजी था, इसलिए वह यह नहीं चाहता था कि इस दौरान भारत में कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाए। इसलिए साल 1915 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक कानून पास करा जाता है जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इस कानून से अंग्रेज युद्ध के दौरान होने वाले राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते थे या कम कर सकते थे। लेकिन साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और इसके साथ ही यह भी पता चल जाता है कि अंग्रेजों द्वारा करा गया आजादी का वादा भी झूठा था। इसके साथ ही युद्ध के कारण लोगों को महंगाई, भुखमरी और महामारी का सामना भी करना पड़ता है, जिस कारण से जन आक्रोश और भड़क जाता है। इसके साथ साथ इसी समय पर भारत समेत पूरे विश्व में मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है और इसके साथ साथ ही कांग्रेस और गदर पार्टी के कई क्रांतिकारी भारत में सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं और इसी समय पर भारत में गांधी जी का भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एंट्री होती है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सब कुछ अंग्रेजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। इसलिए इस सब पर काबू पाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी का गठन करा जाता है, जिसे हेड करा जाता है एक एंग्लो इजिप्टियन जज के द्वारा, जिसका नाम था सिडनी राउलेट। इस कमेटी की सिफारिश पर अंग्रेजों के द्वारा भारत में राउलेट एक्ट को मंजूरी दे दी जाती है। यह राउलेट एक्ट वही काम करता था जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट करता था। इसके अंतर्गत अंग्रेज किसी भी भारतीय को शक के आधार पर कम से कम 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे और इस कानून के अंतर्गत ट्रायल की भी मंजूरी नहीं दी जाती थी। इसलिए इस कानून को नो अपील, नो वकील और नो दलील का नाम भी दिया जाता था। अब इसी कारण से इस कानून का विरोध महात्मा गांधी समेत कई और क्रांतिकारी पूरे देश में शुरू कर देते हैं और यह आंदोलन भारत के हर एक हिस्से में फैल जाता है और आंदोलन की सबसे ज्यादा आग लगी रहती है पंजाब में। इस आंदोलन के कारण पंजाब में हालात इस कदर खराब होने लगते हैं कि पंजाब में साल 1857 में हुई क्रांति के जैसे हालात पैदा होने लग जाते हैं और इसी समय पर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है मकैल ओडायर, जिसे कि साल 1941 में सरदार उधम सिंह के द्वारा मार दिया जाता है। इस आंदोलन की आग और भड़क जाती है जब 10 अप्रैल 1919 को 2 क्रांतिकारी सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को पुलिस बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर देती है और उन्हें अनजान जगह पर ले जाया जाता है। इसी कारण से 11 अप्रैल को गुस्साई भीड़ के द्वारा एक ब्रिटिशर औरत मरकेला शेरवुड पर हमला कर दिया जाता है और इस हमले का बदला लेने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा 19 अप्रैल को कई भारतीयों को अमृतसर की गलियों में हाथ और पैर के बल चलाया जाता है। कहानी में वापस आते हैं। 11 अप्रैल के बाद अमृतसर शहर में शांति होनी शुरू हो जाती है। पूरा शहर, दुकानें, फैक्ट्री सब बंद रहती हैं और इसी शांति के बीच 12 अप्रैल की रात ठीक 8 बजे के करीब ब्रिटिशर के द्वारा
पूरे शहर समेत पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जिस कारण से एक साथ 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। लेकिन इस मार्शल लॉ के बारे में आम जनता को कोई भी खबर नहीं होती है। अब दिन आता है 13 अप्रैल 1919, ठीक वैसाखी का दिन। इस दिन पूरे अमृतसर शहर में किसान मेला लगा हुआ था। करीब दिन के 2 बजे पुलिस के द्वारा किसान मेला बंद कर दिया जाता है, जिस कारण से इनमें से कुछ किसान जलियांवाला बाग में आकर ठहरते हैं और इसके अलावा वैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए वहां पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ जुड़ी रहती है। जलियांवाला बाग, यह बाग चारों तरफ से 10 फीट की दीवार से घिरा हुआ था और इस बाग में आने जाने के लिए 5 तंग रास्ते भी थे। इसी दिन ठीक शाम के 5 बजे कर्नल डायर अपने 50 गुरखा सैनिकों और इनफल राइफल के साथ बाग में एंट्री करता है। इसके बाद बाग में से आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के वह अपने सैनिकों को उस जगह पर फायरिंग करने का आदेश देता है जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी। लगभग 10 मिनट तक धड़ाधड़ फायरिंग चलती है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। इन 10 मिनट में करीब 1650 गोलियां चलाई जाती हैं। इसके बाद भी कर्नल डायर यहीं नहीं रुकता है। वह उसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा देता है। इसी कर्फ्यू के कारण घायलों की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ पाता है, जिस कारण से 13 अप्रैल 1919 की रात तक कई घायलों की मृत्यु हो जाती है। इस हत्याकांड में बताया जाता है कि कुल 1500 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन निहत्तों पर गोली चलाने वाले कर्नल डायर के साथ क्या हुआ। इस घटना के ठीक 3 महीनों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक आयोग गठित करा जाता है, जिसका नाम होता है हंटर कमीशन। इस आयोग में कई ब्रिटिशर के साथ साथ 3 भारतीयों को भी नियुक्त करा जाता है। इस कमीशन के द्वारा जब कर्नल डायर से यही सवाल करा जाता है कि आखिर उसने इन निहत्थे भीड़ पर क्यों गोली चलाई, तो उसका जवाब सुनकर आप भी शॉक रह जाएंगे। और वह कहता है कि अगर मैं चाहता तो निहत्थे भीड़ को बिना गोली चलाए भी काबू कर सकता था, लेकिन यही भीड़ फिर से वापस इकट्ठा हो जाती और मुझ पर हंसने लगती, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मतलब वह यह कहना चाहता था कि आखिर कोई भारतीय कैसे किसी अंग्रेज पर हंस सकता है। इसके साथ साथ ही वह यह भी बयान देता है कि यह उसकी ड्यूटी थी, इसलिए उसने उन निहत्तों पर तब तक गोली चलाई जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं हुई। इसके साथ साथ ही वह बताता है कि अगर वह चाहता तो घायलों को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अंत में इस आयोग के द्वारा उसे दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उसे कोई भी सजा नहीं दी जाती है, बल्कि उल्टा इसके ब्रिटेन के ही एक न्यूज़पेपर मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा उसे मैन हू सेव्ड इंडिया का टाइटल भी दिया जाता है। और इसी के साथ साथ उसके इस हत्याकांड के लिए मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा कर्नल डायर को लगभग 26,000 पाउंड का इनाम भी दिया जाता है, ताकि उसकी सहायता हो सके। लेकिन अपने अंतिम दिनों में कर्नल डायर कुत्ते की मौत मरता है। साल 1926 के आसपास ही वह पैरालाइज हो जाता है और अंत में साल 1927 में उसकी दिमाग की नस फटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक तरफ तो कर्नल डायर था जो कि साल 1927 में ही मर गया, दूसरी तरफ था लेफ्टिनेंट गवर्नर मैकेलो डायर, जिसकी की बाद में साल 1941 में सरदार उधम सिंह के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह वही डायर होता है जो कि साल 1919 में पूरे पंजाब राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और यह भी बताया जाता है कि कर्नल डायर को इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर के द्वारा लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, इसलिए साल 1941 में उधम सिंह के द्वारा इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब आश्चर्य की बात यह है कि दोस्तों, आज तक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत के लिए ऐसी कोई भी माफीनामा सामने नहीं आई है जिसमें उन्होंने इस हत्याकांड को गलत ठहराया हो और माफी पेश करी गई हो। दोस्तों, आपको जलियांवाला बाग की यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।